आज आप या तो चुप रहेंगे या फिर ऐसे शब्द बोलेंगे जो मौन से ज्यादा कीमती हो, नहीं तो नहीं बोलेंगे। आज हम कुछ नया सीखेंगे और वो नया क्या है, देखिए, राष्ट्र की दृश्य कल्पना। तो राष्ट्र, हम पूरे राष्ट्र की बात कर रहे हैं, और कल्पना, कल्पना शक्ति बहुत कुछ करा सकती है। समझ भाई, एक शासक है। कौन है? शासक है। और इस शासक को या तो चित्र या कह सकते हैं मूर्ति के रूप में अभिव्यक्त करना आसान है, किंतु एक राष्ट्र को चेहरा कैसा दिया जा सकता है, समझने वाली और सोचने वाली बात होगी क्या कि एक शासक के चित्र को और मूर्ति को तो हम अभिव्यक्त करना आसान है, आसानी से अभिव्यक्त कर सकते हैं, लेकिन अगर संपूर्ण राष्ट्र को, संपूर्ण राष्ट्र का चेहरा कैसे दिया जा सकता है? 18वीं सदी और 19वीं सदी में कलाकारों ने राष्ट्र का मानवीकरण करके एक इस प्रश्न का हल किया। बहुत बड़ा प्रश्न है ना। तो 18वीं और 19वीं सदी में कलाकारों ने, अब कलाकार कौन होता है? जो कलाकारी दिखाता है ना। तो राष्ट्र का मानवीकरण करके इस प्रश्न का हल निकाल दिया। दूसरे शब्दों में उन्होंने एक देश को कुछ यूं चित्रित किया जैसे वह कोई व्यक्ति हो, जैसे वह कोई क्या हो? व्यक्ति हो। और उस समय राष्ट्रों को नारी भेष में प्रस्तुत किया जाता था। राष्ट्र को कैसे किया जाता था? नारी भेष में। एक नारी सब पर भारी, नारी भेष में चित्रित किया जाता था। और राष्ट्र को व्यक्ति का जमाना पहचानते हुए, व्यक्ति का जमाना पहचानते हुए जिस नारी रूप को चुना गया वह असल में जीवन में कोई खास महिला नहीं थी, एकदम साधारण, सिंपल। यह तो राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप में प्रदान करने का प्रयास था, यानी नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई। नारी की छवि क्या बन गई? राष्ट्र का रूप बन गई। और आपको याद होगा फ्रांसीसी क्रांति के दौरान, जब हम फ्रांसीसी क्रांतियों के बारे में पढ़ रहे थे, तो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने क्या किया था? देखो, स्वतंत्रता, न्याय, स्वतंत्रता, न्याय। न्याय क्या होता है? अभी मैं न्याय करूं आपका, हाँ बोलो। स्वतंत्रता, न्याय, इन आदर्शों को विशेष रूप, विशेष वस्तुओं या प्रतीकों के रूप में व्यक्त किया गया था। जैसा कि आपको याद होगा, स्वतंत्रता का प्रतीक क्या था? लाल टोपी या टूटी जंजीर है। और इंसाफ को आमतौर पर एक ऐसी महिला के प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त किया जाता है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी है। क्या बंधी है? आंखों पर पट्टी बंधी है। आंखों पर, आंखों पर पट्टी बंधी है। और ये पट्टी तो बहुत कुछ बताती है ना। आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। और वह तराजू लिए हुए, क्या लिए हुए? तराजू लिए हुए। तराजू होता है ना, बैलेंस, तराजू लिए हुए है। इसी प्रकार के नारी रूपों का आविष्कार कलाकारों ने 19वीं सदी में किया। फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मारियान दिया गया। क्या नाम दिया गया? ईसाई नाम, मारीना, मारियान, क्या नाम दिया गया? ईसाई नाम मारियान नाम दिया गया, जिसने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया। इसके चिन्ह भी स्वतंत्रता और गणतंत्र के थे। लाल टोपी, तिरंगा और कलगी। कलगी क्या होती है? जैसे मोर पंख देखा है आप, मोर देखा है आपने? मोर, मोर के सिर के ऊपर देखो एक कलगी होती है, ऐसी होती है ना, उसको बोलते हैं कलगी। ठीक है। और जो नया नया बकरा हलाल होता है तो उसके पगड़ी पे भी कलगी लगी होती है ना। हाँ, कलगी। और मरियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई। जो सार्वजनिक चौराहे होते थे उन पर लगाई गई ताकि जनता को एकता के
राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे और लोग उससे तादामय स्थापित कर सके, और मरियान की छवि सिक्कों पर, डाक टिकटों पर भी अंकित की गई। किस पर? इसकी सिक्कों पर, जैसे गांधी जी की है ना, गांधी जी की नोटों पर है ना, तो सिक्कों पर, और टिकट, डाक टिकट होता है ना, टिकट, टिकटों पर भी अंकित कराई गई। क्लियर हुई बात? कोई दिक्कत यहां तक? हाँ, नहीं? इसी तरह जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। क्या बन गई? जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। और अभिव्यक्तियों में जर्मेनिया बहुत बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है। किसका? बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है, क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है। जर्मन बलूत क्या है? जर्मन बलूत, जर्मन बलूत क्या है? वीरता का प्रतीक है। राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद देखो क्या था? 19वीं सदी के अंतिम चौथाई तक राष्ट्रवाद का वह आदर्शवादी, उदारवादी, जनतांत्रिक स्वभाव नहीं रहा जो सदी के प्रथम भाग में था। किसके? सदी के प्रथम भाग में था। अब राष्ट्रवाद सीमित लक्ष्यों वाला संकीर्ण सिद्धांत बन गया। क्या बन गया? संकीर्ण सिद्धांत बन गया। और इसी बीच के दौर में राष्ट्रवादी समूह एक दूसरे के प्रति अनुदार होते चले गए और लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। लड़ने के लिए तो एकदम आमादा रहते थे कि अब जो है ना आदेश आए, और स्वयं पर विश्वास करना परमात्मा पर विश्वास करने जैसा है। स्वयं पर विश्वास करना परमात्मा के ऊपर विश्वास करने जैसा है। इज दैट क्लियर? नहीं समझे बात को? तो लड़ाई करने के लिए तो हमेशा आमादा थे, हमेशा तैयार, 24 घंटे दिन रात। यस। और राज्य की प्रमुख यूरोपीय शक्तियों ने भी अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधीन लोगों की राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का इस्तेमाल किया। क्या किया? राष्ट्रवादी आकांक्षाएं, जो इनकी राष्ट्रवादी आकांक्षाएं। किसका नाम है? आकांक्षा तो नहीं है किसका नाम? किसी का नाम है यहां जो बैठी? आकांक्षा। आकांक्षाओं का क्या किया? इस्तेमाल किया। एक लड़की थी, उसका नाम था आकांक्षा, बड़ी भोली थी। हाँ, देखो वो मुस्कुरा रही है, इसका नाम है शायद, है ना? बता नहीं रही है ना? 1871 के बाद देखो क्या हुआ। कब? 1871 के बाद क्या ऐसा बदला? 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत बाल्कन क्षेत्र में था। कहां था? बाल्कन क्षेत्र। बाल्कन क्षेत्र में था, और इसमें भौगोलिक और जातीय भिन्नता थी। क्या थी? भौगोलिक और जातीय भिन्नता थी। इसमें आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, यूनान, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, सार्बिया और मार्टिनिग्रो शामिल थे। क्या थे? क्या क्या बोल दिया? सुनाई तो दे रहा है ना? दिखाई भी दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा? सुनाई दे रहा? हाँ, देखो क्षेत्र के निवासियों को आमतौर पर स्लाव पुकारा जाता था। जो क्षेत्रीय निवासी थे उनको आमतौर पर क्या पुकारा जाता था? स्लाव। स्लाव कहकर पुकारा जाता था। ए स्लाव कम हियर। हाँ, ऐसे ही। और उत्तर यूपी के देहाती एरिया में क्या बोलते हैं? क्या कैसे करके पुकारते हैं? अगर किसी को बुलाना हो, विचार करो, अगर आप किसी को बुला रहे हैं, आप जो है इस कोने पर बैठे हैं और इस कोने पर जो बैठे एक दूसरे को बुला रहे हैं, कैसे बुलाओगे? बताओ तो, बताओ बताओ, कैसे बुलाओगे? हाँ, कैसे बुलाओगे? देखो, प्रारंभ से अंत तक और अंत से अनंत तक सभी शिव है। बोलो हर हर महादेव। बुला लिया ना? देखो, चलो अब कम टू द पॉइंट, ज्यादा हवा में मत उड़ो, है ना? क्या पुकारा जाता था? स्लाव।
और बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ओटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। किसके? ओटोमन साम्राज्य, ओटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। बाल्कन क्षेत्र में रूमानी राष्ट्रवाद के विचारों को फैलाने के और ओटोमन साम्राज्य के विघटन में स्थिति काफी विस्फोटक हो गई। 19वीं सदी में ओटोमन साम्राज्य ने आधुनिकीकरण और आंतरिक सुधारों के बाद एक उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्रवादी उनके चुंगल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगी, मजबूत बनाना चाहता था। बाल्कन लोगों ने आजादी या राजनीतिक अधिकारों के अपने दांव को किसके? अपने दांव को राष्ट्रीयता का आधार दिया। क्या दिया? राष्ट्रीयता का आधार दिया। उन्होंने इतिहास का इस्तेमाल यह साबित करने के लिए किया कि वे कभी स्वतंत्र थे, किंतु तत्पश्चात विदेशी शक्तियों ने उन्हें अधीन कर लिया। क्या कर लिया? विदेशी शक्तियों ने उन्हें अधीन कर लिया। बात समझ में आई? अतः बाल्कन क्षेत्र के विद्रोही राष्ट्रीय समूहों ने अपने संघर्षों को लंबे समय तक खोई आजादी को वापस पाने के प्रयास के रूप में देखा। जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूहों ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। क्या बन गया? बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया और बाल्कन राज्य एक दूसरे से क्या है? भारी ईर्ष्या करते थे। क्या करते थे? ये ईर्ष्या करते थे। अब पता नहीं ऐसी क्या बात थी, क्या करते थे? ये ईर्ष्या करते थे एक दूसरे से, क्योंकि बाल्कन क्षेत्र में बड़ी शक्तियों के बीच में प्रतिस्पर्धा होने लगी थी। क्या होने लगी थी? प्रतिस्पर्धा। इनके बीच में काफी बड़ी मात्रा में प्रतिस्पर्धा होने लगी और इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच व्यापार और उपनिवेशों के साथ नौसैनिक और सैन्य ताकत के लिए गहरी प्रतिस्पर्धा थी। क्या थी? गहरी प्रतिस्पर्धा। अब यह प्रतिस्पर्धा क्या होती है? जिस तरह बाल्कनियों की समस्या आगे बढ़ी, उनमें यह प्रतिस्पर्धाएं खुलकर सामने आई। रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी की हर तरह ताकत बाल्कन पर अन्य शक्तियों की पकड़ को कमजोर करके क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। क्या करना चाहती थी? अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। इससे इस इलाके में कई युद्ध और अंततः प्रथम विश्व युद्ध। कौन सा? प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ तो साम्राज्यवाद से जुड़कर राष्ट्रवाद 1914 में यूरोप को महाविपदा की ओर ले गया। 1914 में कहां ले गया? 1914 में ले गया महाविपदा की ओर। महाविपदा की ओर ले गया। लेकिन इस बीच के विश्व के अनेक देशों में, जिनका 19वीं सदी में यूरोपीय शक्तियों ने औपनिवेशीकरण किया था। क्या किया था? औपनिवेशीकरण किया था। साम्राज्यवादी प्रभुत्व का विरोध करने लगे। क्या करने लगे? उनके साम्राज्यवादी प्रभुत्व का विरोध करने लगे। हर तरफ जो साम्राज्य विरोधी आंदोलन विकसित हुए। क्या हुए? विरोधी आंदोलन जो विकसित हुए, इस अर्थ में राष्ट्रवादी थे कि सभी स्वतंत्र राष्ट्र राज्य का निर्माण करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। क्या कर रहे थे? संघर्ष कर रहे थे भाई। संघर्ष, और संघर्ष तो सभी करते हैं। आप नहीं कर रहे हो संघर्ष? हाँ, वे सभी एक सामूहिक राष्ट्रीय एकता की भावना से प्रेरित थे। क्या थे? सामूहिक राष्ट्रीय की एकता की भावना से क्या थे? प्रेरित थे। जो साम्राज्यवाद विरोध की प्रक्रिया में उभरी, राष्ट्रवाद के यूरोपीय विचार कहीं और नहीं दोहराए गए, क्योंकि हर जगह लोगों ने अपनी तरह की विशिष्ट राष्ट्रवाद विकसित किया था। अपनी तरह। किसकी तरह? अपनी तरह। और आप भी कर सकते हैं अपनी तरह, बिल्कुल। मगर यह विचार कि समाजों के राष्ट्र राज्यों में गठित किया जाना चाहिए, अब स्वाभाविक और सार्वभौमिक मान लिया गया। क्या मान लिया गया?
स्वाभाविक और सार्वभौमिक मान लिया गया। इज दैट क्लियर? समझ में आई? अब देखो एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है, ठीक है, नया अध्याय, उसकी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे आज, बाकी हम कल बात करेंगे, ठीक है। तो क्या है, देखो इंडो चाइना, अब चाइनीज माल ज्यादा टिकता तो है नहीं, इंडो चाइना, हम कल चाइना चलेंगे, है ना, ठीक है। इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन कैसे हुआ, देखो वियतनाम को औपचारिक रूप से 1945 में, यानी भारत से पहले, भारत से भी पहले आजादी मिल गई थी। कब? 1945 में। किसको? वियतनाम, वियतनाम को कब? 1945, 1945 में, यानी भारत से ही पहले आजादी मिल गई थी। लेकिन वियतनाम गणराज्य की स्थापना के लिए वहां के लोगों को 30 साल और संघर्ष करना पड़ा। क्या करना पड़ा? वहां के लोगों को 30 साल और संघर्ष करना पड़ा। इंडो चाइना पर केंद्रित इस अध्याय में आपको प्रायद्वीप में एक महत्वपूर्ण देश वियतनाम के बारे में जानने का मौका मिलेगा, और ये मौका आप जो है बिल्कुल भी खोना नहीं है, ठीक है ना। और मौका, जब जीवन में मौका मिले तो चौका मार देना चाहिए। क्लियर होगी बात? कोई दिक्कत यहां तक? हाँ, क्या कह रहे हो? देखो जिस काम में दिल लगे उसमें जान लगा दो, जिस काम में दिल लगे उसमें जान लगा दो। ये कह रहा मेरा पढ़ने में दिल लगता है, ये कह रहा मुझे चोचो पोपो करने में दिल लगता है। देखो जिसमें भी दिल लगाओगे, अब परिणाम अच्छा भी आ सकता है और बुरा भी आ सकता है, तो वो भी तो आपका ही जिम्मेदारी होगी ना, आपको ही देखना है, क्योंकि निर्णय आपका था कि जान किसमें लगा देनी है ना। जिसमें जान लगाएंगे रिजल्ट भी तो वही आएगा। अब बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाए, है ना। तो वियतनाम में राष्ट्रवाद का उदय उस प्रकार नहीं हुआ था जिस तरह यूरोप में हुआ था। वियतनामी राष्ट्रवाद औपनिवेशिक परिस्थितियों में विकसित हुआ था। वियतनाम के विभिन्न समूहों को मिलाकर आधुनिक वियतनामी राष्ट्रीय की स्थापना में आंशिक रूप से उपनिवेशवाद का योगदान रहा। और दूसरी तरफ यह भी सच है, क्या सच है? दूसरी तरफ यह भी सच है कि इस राष्ट्र का रूप स्वरूप औपनिवेशिक, क्या औपनिवेशिक वर्चस्व के खिलाफ चले संघर्षों से ही जो है क्या होता है, संघर्षों से ही तय होता है। यदि आप इंडो चाइना के ऐतिहासिक अनुभव को भारत के अनुभव से मिलाकर देखें, भाई इंडो चाइना के ऐतिहासिक अनुभव, जो ऐतिहासिक अनुभव रहा इंडो चाइना का, उसको अगर भारत के अनुभव से मिलाकर देखेंगे तो क्या पाएंगे? पाएंगे कि इन दोनों समाजों में औपनिवेशिक साम्राज्यों का आचरण और तौर तरीके अलग थे, बिल्कुल अलग अलग थे। भाई चाइना में जो अलग है और हमारे भारत तो निराला है, अपरंपार है ना। दोनों जगह उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन भी अलग अलग तरीके से ही आगे बढ़ा। इन विभिन्नताओं और समानताओं को देखते हुए आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि दुनिया के विभिन्न भागों में राष्ट्रवाद कैसे विकसित हुआ। दुनिया के